एनआईटी श्रीनगर की यात्रा भी कम रोमांचक नहीं है। 1960 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया गया और अगस्त 2003 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टेटस मिला। पिछले 6 दशकों में यह संस्थान राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में अपनी प्रभावशाली पहचान बना चुका है और मेरा मानना है कि एक विशिष्ट वातावरण में स्थापित किसी भी तकनीकी केंद्र के लिए एनआईटी श्रीनगर अनुकरण करने लायक एक मॉडल है। मैं प्रोफेसर राकेश सहगल और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले साल सितंबर में आउटलुक आई केयर की रैंकिंग में एनआईटी श्रीनगर ने 30वां स्थान प्राप्त करके देश के जाने माने तकनीकी संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे शिक्षकों की कड़ी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा, गुणवत्ता और उनका समर्पण है। कुल 12 डिपार्टमेंट्स और देश भर के होनहार छात्र छात्राओं वाला एनआईटी श्रीनगर हमारे सांस्कृतिक बहुलतावाद और सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म का भी प्रतीक है, जो एक आधुनिक समाज और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। That is why I strongly feel this institution over a period of time has been developed into a laboratory of ideas and innovations. इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते मैं मानता हूं कि तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है। न तो यह केवल विज्ञान की नर्सरी है, बल्कि यह समाज के व्यापक विकास की दीक्षा है, जिसके जरिए आप देश में हो रहे ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं। विद्यार्थी बहनों भाइयों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम वैश्विक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं, जो न सिर्फ जटिल हैं बल्कि अप्रत्याशित भी हैं। यह सही है कि भारतीय इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा की दुनिया भर में बहुत मांग है और इस क्षेत्र में संभावनाएं भी अपार हैं। फिर भी कोरोना महामारी के बाद उभर रहे वैश्विक बाजार में सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें अपने कोर स्ट्रेंथ को पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में भी इंजीनियरिंग के छात्र इनोवेशन में जुटे रहे। मुझे याद है, पिछले साल ही संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हुई। कोरोना के सैंपल कलेक्शन की प्रबंधन प्रणाली आई, फिर आपदा संपूर्ति पोर्टल आया, प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया तथा सर्विस प्लस एक मेटा डेटा आधारित सेवा वितरण प्लेटफॉर्म भी हमारे युवा इंजीनियर साथियों ने समाज और देश के लिए समर्पित किया। मुझे उम्मीद है आप सबने एनआईटी श्रीनगर से अपेक्षित तकनीक और सॉफ्ट कौशल हासिल किए होंगे और उससे विभिन्न प्रकारों जैसे प्रबंधन कौशल, उद्यमिता कौशल, नेतृत्व कौशल, नवाचार और सृजनात्मकता की शक्ति के द्वारा समृद्ध अनुभव भी प्राप्त किया होगा, जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन में आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के इस दौर में हम सभी के सामने खासकर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट के बीच ज्ञान एवं विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान और वैज्ञानिक सोच को समाज के हित में व्यापक तरीके से इस्तेमाल करने की नई चुनौती रखी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाले दिनों में सिर्फ देशों के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थानों के बीच भी सहयोग का विस्तार हो रहा है। बड़े पैमाने पर समाज की मदद करने के लिए आपको मानव व्यवहार और लोगों के दृष्टिकोण को समझना होगा और आवश्यक परिवर्तन लाने होंगे। आप में से कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जिस भी कार्य को, जिस भी क्षेत्र को चुने, वह सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि में कैसे मददगार हो, इसका ध्यान जरूर रखें। प्रिय छात्रों, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हौसलों से बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। मैं कुछ आंकड़े आपके विचारार्थ आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में
10,425 संस्थानों ने पिछले साल 15,49,000 नए इंजीनियर्स तैयार किए हैं, 15,49,000। उसमें से 7,95,000 7,95,000 छात्रों को नौकरी मिली है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिल सकी। मोटे तौर पर आंकड़ा 50% इंजीनियर स्नातक बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए यह सही है कि बेरोजगारी है और बहुत से लोग ऐसी नौकरियां करने लगते हैं जिसमें इंजीनियरिंग के डिग्री की जरूरत नहीं होती है। It means there is a gap between what industries requires and what we are producing, and there is an urgent need to bridge this gap. मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा खतरा अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, और हम सभी को, चाहे वो संस्थान हो, कंपनियां हो, सरकार हो, सभी को इस पर मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। प्रतिवर्ष 4 लाख MBA निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से 60% शिक्षा के अनुकूल नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण स्किल गैप्स हैं, और इसलिए इस पूरी पद्धति को रीबूट और रीइन्वेंट करने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी प्रगति की वजह से कार्य क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, उत्पादन के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, बाजार का विस्तार हो रहा है और एक नया समाज विकसित हो रहा है जिसमें प्रौद्योगिकी का एक बड़ा रोल है। इसलिए प्रशिक्षण में भी परिवर्तन की जरूरत है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2030 के अंत तक 9 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना होगा और 1,90,00,000 लोगों को अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालना। इंजीनियरों को जिन्हें बकायदा नौकरी पर इंटरव्यू के बाद रखा जाता है, वे जमीन पर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन प्रतिमाह वेतन सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहा है। हमें इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और मैं समझता हूं भारत सरकार, हमारे संस्थान तथा AICTE मिलकर के इस समस्या को सुलझाने में काम कर रहे हैं। जॉब्स, जिस तरह से नेचर ऑफ जॉब्स बदल रहे हैं, every teacher should prepare the new generation in such a way that he or she is ready to tackle any challenges with adaptability, because the nature of jobs keep changing. According to economic survey, the largest, about 21.5 crore persons are employed in agriculture, which is still the largest employer with 42.5% of workforce. Next important industry is services, where about 6.4 crore persons, approximately 13.8% were engaged. Manufacturing, trade, hotel and restaurants each employed about 5.9 crore persons with a share of nearly 12.1%. Construction sector employed 5.7 crore persons in 18-19 with share of 12.1%. Around 25 crore are self-employed, which is still the major source of employment. The employment reported by startups increased from 1.52 lakh in January-December 2019 to 1.75 lakhs in January-December 2020. Due to increase in the number of active recognition of startups from 11,695 to 14,784 in the same period. कोरोना के दौरान हमने देखा कि कई सारी कंपनियां किस तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत तेजी से मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं, अपने मार्केट का विस्तार भी कर रही हैं और पारंपरिक उत्पादन पैटर्न को नया रूप दे रही हैं। डिजिटल तकनीक, काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं, और इसलिए आज के दौर में मांग के अनुसार कौशल निर्माण करने के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना संस्थानों और सरकारों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों, नौकरियों में विशिष्ट कौशल और तकनीकी ज्ञान, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। हमारे छात्रों और शिक्षकों को मालूम ही है कि आज की अर्थव्यवस्था को हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब कि पूरे कैरियर के दौरान आप एक नौकरी और एक कंपनी में नहीं रहते, बल्कि जिस तरह से लगातार स्किल सेट चेंज होते हैं,
और रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसी प्रकार आप एक जगह से दूसरी जगह, एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव करते रहते हैं। Digital technology enables two-sided markets. We saw the emergence of e-commerce and online retailing platforms such as Amazon, Flipkart, Ola, Uber, Urban Clap, Zomato, Swiggy, etc. India has emerged as one of the largest countries for flexi staffing in the world. Advanced skill set और स्किल सेट कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें हैं जो आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार की दिशा तय करेंगी। और इसलिए मैं विद्यार्थी मित्रों से और अपने टीचर से आने वाले समय में इनोवेशन तेजी से होते रहेंगे, इसलिए आप सब लोगों को भी इमर्जिंग स्किल सेट्स पर काम करने की जरूरत है, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से प्रतिस्पर्धा लाने के लिए हम मजबूत कदम उठा सकें। कई दिनों से मित्रों एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्या हमें 21वीं सदी के 10 ऐसे भारतीय इन्वेंशंस याद हैं हमें? क्या उससे जुड़े 10 लोगों के नाम हमें याद हैं? 20वीं सदी और प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को छोड़कर क्या मौजूदा समय के 10 बड़े इंजीनियर्स का नाम हम बता सकते हैं? मुझे लगता है कि एक गंभीर सवाल है। इंजीनियर्स की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद दूसरा फील्ड जहां हमें जोर देने की जरूरत है, हम कितने पेटेंट फाइल कर रहे हैं और कितने हासिल कर पा रहे हैं। 2019 की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में देख रहा, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बावजूद हमने मात्र 3,473 पेटेंट फाइल किए हैं। हमसे ज्यादा पेटेंट तो साउथ कोरिया, जर्मनी और जापान ने फाइल किए। यह बात सही है कि हमारा देश टॉप 10 कंट्रीज की सूची में है, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद से कम है और हमें यूटिलिटी, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, प्लांट्स, मशीनरी, इस फील्ड में और भी पेटेंट अधिक से अधिक हम फाइल कर सकें, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2020 की रिपोर्ट भी देखिए। हमने 53,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी चीन 14 लाख एप्लीकेशन फाइल करता है। जापान जैसे छोटे देश ने भी 3 लाख, तो साउथ कोरिया ने 2,18,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए हैं। अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम पीछे हैं, और इसलिए आज हमें इन सवालों पर विचार करने की जरूरत है। ऐसा क्या हो रहा है? आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक, खासतौर से एनआईटी के प्रोफेसर से आग्रह करूंगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर हम भारत की इकोनॉमिक साइज और जो एफडीआई हमारे देश में आ रही है उसकी ओर अगर एक दृष्टि ले जाते हैं तो जीडीपी वाज एस्टिमेटेड एट RS 33.14 ट्रिलियन, that is 452.74 billion US dollars. Agriculture sector contribution, as you know, it's 3.80 trillion. Manufacturing sector contributes 5.79 trillion. Construction sector contribution is 2.23 trillion. Trade, hotels, transport, communication contribution is 5.16 trillion. Financial, real estate and professional services approximately 7.94 trillion. Major sectors attracting foreign direct investment. Service sector 17%, computer software and hardware 12%, telecommunications 7%, trading 6%, construction development 5%, automobile 5%, chemicals 4%, construction activities 3%, drug pharmaceuticals 3%, होटल एंड टूरिज्म 3%। मित्रों, ध्यान देने की बात है, अभी सेक्टर वाइज जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह समय के साथ साथ नए इनोवेशन होने के साथ साथ परिवर्तित होगा, और इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई सारी ऐसी सुविधाओं की घोषणा की जिससे स्टार्टअप्स लगाने वाले हमारे युवा साथियों को फायदा होगा।
945 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, तो वहीं 3 लाख करोड़ रुपए बिजनेस और एमएसएमई को दिए जा रहे हैं। शिक्षाविदों, एक्सपर्ट्स से बातचीत के क्रम में मुझे जो अनुभव है, उससे मुझे खुशी मिलती है कि तकनीकी संस्थानों में प्रत्येक स्तर पर छात्रों में इनोवेशन, नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हैकाथन जैसे नवाचार और इनोवेशन अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ऐसे नए विचार सामने आए जिन्हें स्टार्टअप्स में शामिल किया जा सकता है तथा उनसे आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और जीवन के कई क्षेत्रों की चुनौतियों के सुधार के लिए नए समाधान प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। There are many challenges for both teachers and the students to align themselves with the demand of technology sector. There has been a sharp decline in the employment in industrial sector in many developed nations, and it is a challenging time for India too. At the same time, demand for advanced skills and skill combinations associated with greater adaptability is on the rise. Not only new jobs are replacing the old jobs, but the rapidly changing economic landscape also requires upskilling for the existing jobs in the technological firms. मुझे लगता है कि हमारे एनआईटी जैसे संस्थान और प्रशासन और सरकार पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है कि मेरा आग्रह होगा कि कुछ चीजों पर हमें आगे काम करने की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, विशेष रूप से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे एनआईटी श्रीनगर है, वहां मूलभूत कौशल, कॉग्निटिव और सोशियो बिहेवियरल कौशल को विकसित कैसे किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। हमें अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति को मजबूत करना होगा और मांग के मुताबिक स्किल गैप को फिल करना होगा। हमारे राष्ट्र के युवा 25 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग के 600 मिलियन लोग हमारे चहुमुखी विकास की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें अपने युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए मजबूत प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। यह उन्हें वैश्विक आर्थिक समुदाय में चुनौतीपूर्ण कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करने में मदद करेगा और उन्हें आगे सोचने के लिए योग्यता के साथ विकसित करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्थानों जैसे एनआईटी श्रीनगर को इस संबंध में नेतृत्व करना होगा, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर जैसे इंडस्ट्री, स्वैच्छिक क्षेत्र, भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच एक साझेदारी करनी होगी। कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमारे संस्थान भविष्य के निर्माता की रचना करना चाहते हैं तो हम जो डिग्री हम देते हैं वह डिग्री मात्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे स्नातकों में उपलब्धि के उच्च मानदंड को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। जब तक हम शिक्षण के उच्च मानक और परीक्षाओं को बरकरार नहीं रखते, शोध को नुकसान होगा। नए इनोवेशन और शोध तभी निर्बाध रूप से जारी रह सकते हैं जब तक अच्छी तरह से तैयार स्नातकों को विशेष अनुसंधान कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। Education is meant for developing intelligence, and I have some suggestions for students, teachers, and parents on this occasion. You have to work on 4 P's: product, platform, process, and people in the post-COVID economy. Your job is not only to create material wealth, but to also develop mental faculty. In post-COVID world, developmental creative activity should always be future-oriented. Teachers and parents must help in developing competitive mind of children, which is also full of awareness towards duties. Teach them about a life of peace and joy, and not merely temptations of attractive jobs. A student must be fulfilled and not just successful. Stop comparison. Every person has his or her own individuality. Experiment in labs must translate into field trials. The greatest responsibility of the parents today is to develop inquisitive mind for better tomorrow.
The greatest responsibility of the teachers today is to create efficiency, innovative minds, and original geniuses. अंत में यहाँ उपस्थित सभी मित्रों एवं छात्रों, प्रतिस्पर्धिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो अक्सर कॉलेज से ही शुरू होते हैं। कुछ दिन पहले मुझे यह पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई जब NIT श्रीनगर से 3 छात्रों की एक टीम हॉल्ट पुरस्कार, जो दुनिया भर में व्यापार और उद्यमिता में अभिनव विचारों की तलाश करती है, उसके क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में अव्वल आई। खाद्य उत्पादन, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य उद्यमिता से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो आइडिया है वह अवश्य ही आने वाले दिनों में फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ उन जगहों की भी पहचान करके बताएगा जहां इसकी कमी है और वहां निर्यात को सुनिश्चित करेगा। अब आपके सामने चुनौती है कि इसे बाजार में कैसे उतारा जाए ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। एक तकनीकी शिक्षक रिचर्ड मिलर का कहना है, इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है, इंजीनियरिंग सोचने का एक तरीका है, और यह बात बिल्कुल सही है। और इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एरोप्लेन का आविष्कार साइकिल की दुकान से शुरू हुआ था, न कि फिजिक्स की लेबोरेटरी से। नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन फॉर इंजीनियर्स। एन इंजीनियर इज ए पर्सन who envisions what has never been and does whatever it takes to make it happen. And all efforts should be made to mix the DNA of engineering students and entrepreneurial business students for a better tomorrow. उच्च शिक्षा के हमारे केंद्र NIT श्रीनगर सामाजिक संस्थान के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में आप लोगों के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने छात्रों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो जम्मू कश्मीर के सफल युवा उद्यमी हैं उनसे इंटरेक्शन कराया था, जो मूल्य उन्मुख सीख प्रदान किया। फिर जनवरी में फूड बिजनेस से जुड़े हुए युवाओं ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्हें वर्तमान वातावरण में सस्टेनेबल बिजनेस चलाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस तरह के प्रयोग अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि असली परीक्षा फील्ड में होती है और उसे समझना, जानना ये सफलता की पहली सीढ़ी है। At present and in the future, engineers, management students will learn less from the classroom and more from the field by engaging companies that will provide technology for learning and applying it to realize the solution. आज के इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी संस्थानों के अकादमिक नेतृत्व का आह्वान करता हूं। जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री और बिजनेस को लेकर मिशन मोड पर काम करने की, वह भी इन सेक्टर्स में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के लिए खुद को समर्पित करें ताकि आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, पावर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, IT इनेबल्ड सर्विसेज में भारी मात्रा में जिन वैकेंसीज की हमें जरूरत हो हम पूरा कर पाए। ये छात्रों, आपको यह समझना होगा कि अब अकेले तकनीक का इन्वेंशन काफी नहीं है, बल्कि अब कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है तथा इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैनेजमेंट तीनों को मिलकर के एक साथ काम करना होगा, जिससे हम समाज, राष्ट्र और विश्व की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभी ग्रेजुएट्स और रिसर्चर्स जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद NIT श्रीनगर से बाहर निकलेंगे, वह जम्मू कश्मीर की क्षमता को, देश की क्षमता को मजबूत करने में अपना शानदार योगदान देंगे। मैं आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता और रोमांचक यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें। पूरी दुनिया आपकी है और मुझे विश्वास है कि इस दुनिया को जीतने में आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अंत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, विदेश के कई राष्ट्रों के कुछ एम्बेसडर्स हमारे पास आए हुए हैं, 24 देशों के। मैं फिर से NIT के डायरेक्टर, पूरी फैकल्टी और वहां उपस्थित सभी लोगों
को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं और अपने युवा साथियों जिनको आज डिग्री मिली है उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।